नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी शर्मा परिवार के लिए एक बहुत बड़ा सबक और दहशत का कारण बन गई। कैसे, ये जानने के लिए आगे सुनते हैं। शर्मा परिवार में उनकी इकलौती बेटी थी जिसका नाम था सोनी, और सोनी को बहुत बड़ा मंगल दोष था जिससे कि उसकी शादी होने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। सोनी के साथ सब कुछ बहुत अच्छा था। सोनी देखने में बहुत खूबसूरत थी। सोनी सर्वगुण संपन्न थी। और तो और उसके माता पिता सोनी की शादी काफ़ी धूमधाम से करवाना चाहते थे, जिसके लिए उनके पास पैसों की भी कोई कमी नहीं थी। लेकिन पूरा का पूरा शर्मा परिवार कुंडली में बहुत ज़्यादा मानता था, और सोनी के कुंडली में मांगलिक दोष होने की वजह से उन्हें मांगलिक लड़का ही अपने बेटी के लिए भी चाहिए था। उनके 1000 कोशिश करने के बाद भी उनको कोई भी लड़का उसके बराबर का, मतलब सोनी के बराबर का मंगल दोष का लड़का नहीं मिल रहा था। काफ़ी मुश्किलों के बाद एक लड़का ऐसा मिला जो कि सोनी के मांगलिक दोष के साथ सही बैठ रहा था। लेकिन तब भी गुरुजी ने जब कुंडली मिलाई तो उन्होंने एक ही बात कही कि अगर इन दोनों की शादी भी करवा दी जाती है, फिर भी इन दोनों के शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां हमेशा बनी रहेगी, और तो और लड़के के ज़िंदगी पर भी मुश्किल आ सकती है अगर सोनी के इस मांगलिक दोष का निवारण नहीं किया गया तो। ये सुनते ही सोनी के माता पिता ने तुरंत गुरुजी से पूछा कि इसके इस मांगलिक दोष से छुटकारा पाने के लिए हम क्या करें। उन्होंने कहा, हमें एक अच्छा सा दिन देखकर सोनी की शादी पहले किसी पीपल या बरगद के पेड़ से करवानी पड़ेगी। उसके बाद हम एक पूजा करेंगे, जिसके बाद सोनी के मंगल दोष का प्रभाव कम हो जाएगा, और तो और गौरव की जिंदगी पर जो मुश्किल आने वाली है वो मुश्किल भी टल जाएगी। ये बात सुनते ही सोनी के परिवार वालों ने कहा, पंडित जी आप जैसा भी कहेंगे हम वो सब करने के लिए तैयार हैं, बस मेरी बेटी की शादी हो जाए और उसके शादी में या उसके आगे की ज़िंदगी में कभी किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए। ये सुनते ही पंडित जी ने दोनों माता पिता को दिलासा देते हुए कहा, आप दोनों बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये क्रिया विधि मैं इसी वजह से करने के लिए बोल रहा हूँ, और हाँ, आपको ये बात किसी और को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर ये बात सोनी के माता पिता ने सोनी को बताई, और सोनी से ये भी कहा, चाहे जो भी हो जाए इस क्रिया के बारे में तुम गौरव को या उसके परिवार वालों से कोई भी बात नहीं करोगी। सोनी ये बात गौरव को बताना तो चाहती थी, लेकिन अपने माता पिता के मना करने के बाद सोनी को यही लगा कि शायद इसी में सबकी भलाई होगी, इसलिए उसने भी चुप रहना ही सही समझा। और एक दिन तय कर दिया गया जिस रात सोनी की शादी उस पुराने पीपल के पेड़ से करवाने की बात की गई थी। सोनी आज बिल्कुल पूरी तरह से दुल्हन की तरह तैयार हुई, वैसे ही शादी के जोड़े में सजी धजी नई सी दुल्हन लग रही थी वो। और उसके माता पिता चोरी छुपके रात के वक्त ही उसे वहाँ जंगल में लेकर गए, जहाँ पहले से पंडित जी शादी की पूरी तैयारियां करके सोनी और उसके माता पिता के आने का इंतज़ार कर रहे थे। रस्में शुरू कर दी गई और थोड़ी ही देर में फेरे पूरे हो गए। फेरे पूरे होने के बाद पंडित जी ने कहा, ये विवाह संपन्न हुआ, अब आपकी पुत्री के ऊपर से जो भी मांगलिक दोष था सब लगभग खत्म हो चुका है। बाकी का जो निवारण करना है वो मैं कल सुबह की पूजा में कर दूंगा। अब आप लोग ये गठबंधन खोल कर यहाँ से जा सकते हैं। सोनी ने और उसके माता पिता ने बहुत देर तक कोशिशें की,
ताकि वो गठबंधन खुल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उस गठबंधन के ना खुलने पर पंडित जी ने सोनी को वहीं पर अपनी वो शादी वाली चुनरी छोड़ कर जाने के लिए कह दिया। परिवार ने और सोनी ने ठीक वैसा ही किया और ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए थी। सोनी और उसका पूरा परिवार अब अपने घर जा चुका था। सोनी की शादी तय कर दी गई और कुछ ही दिनों में उसकी शादी होने वाली थी। घर पर जोर शोर से शादी की तैयारियां चल रही थी। दोनों परिवारों में बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल था, लेकिन सोनी के मन में एक अजीब सी बेचैनी, एक अजीब सी घबराहट हर वक्त बनी रहती थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये होने का रीज़न क्या है। सोनी जब भी रात में सोती थी उसे हमेशा ऐसा महसूस होता था जैसे उसके साथ, उसके बगल में, उसके बिस्तर पर कोई सोया हुआ है और उसे यही एहसास होता था जैसे कि जो भी है वो इंसान है, उसे वो जानती है। उसके वहाँ होने पर उसे बेचैनी नहीं होती थी, लेकिन दिन के वक्त उसे किसी के भी अपने साथ होने का कोई एहसास नहीं होता था। तब सोनी बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाया करती थी। देखते ही देखते सोनी के शादी का दिन नज़दीक आ गया। आज सोनी की शादी थी। पूरी तैयारियां हो चुकी थी। रात में बारात दरवाजे पर आ गई और दरवाजे पर बारात का स्वागत करने के लिए सोनी की माँ और उसकी मौसी आरती की थाली लेकर पहुंच गई। आरती करते करते दिया बुझ गया। ये देखते ही तुरंत सोनी की मासी ने कहा, यह अच्छी बात नहीं है, यह अपशगुन है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन पंडित जी ने ये समझाते हुए कहा, कोई बात नहीं, आज मौसम ठीक नहीं है, हवा नहीं चल रहा, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर हमें मन में शक पैदा नहीं करना चाहिए। और ऐसे ही एक के बाद एक बहुत सारे अपशगुन होते चले गए जिस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। यहाँ तक कि शादी के मंडप का शादी से पहले गिर जाना ये भी हो चुका था। लेकिन किसी को बिना पता चले सोनी के पिता ने तुरंत ही उस मंडप को फिक्स करवा दिया और फेरे शुरू हो गए। फेरे होते होते भी एक बार तो गठबंधन में आग भी लग गई। ये देखकर भी पंडित जी ने इस बात को नकारने के लिए कह दिया और शादी जैसे तैसे पूरी करवा दी गई। सोनी का जब मांग भरा गया था तब वो सिंदूर लाल था, लेकिन थोड़ी ही देर में देखते देखते वो सिंदूर लाल से काला पड़ गया। ये बात किसी ने भी ध्यान नहीं दी और अब सोनी की विदाई कर दी गई थी। सोनी अपने ससुराल पहुंच चुकी थी और सोनी को पूरे रास्ते किसी और के होने का एहसास हो रहा था, ठीक वैसे ही जैसे कि उसे अपने कमरे में एहसास हुआ करता था। जब सोनी गौरव के घर पर पहुंची, वहां पर भी गृह प्रवेश के वक्त सब कुछ गलत ही हो रहा था। दिया बुझ जाना, पूजा और आरती की थाली का गिर जाना और तो और जो गृह प्रवेश के वक्त लाल पैर के निशान पड़ते हैं, उन निशानों का अचानक से गायब होकर वहाँ पर काले पैर के निशान बन जाना, ये सारी चीज़ें लड़के के परिवार वालों ने देखी। लेकिन उनका भी कहना यही था कि इन सारी चीज़ों पर इतना ध्यान मत दो। और जैसे तैसे लड़की का गृह प्रवेश और बाकी सारी चीज़ें संपन्न हो चुकी थी। अब बारी थी दूसरे दिन रिसेप्शन की। रिसेप्शन में आज सोनी को सारे लोग तैयार करके जा चुके थे। सोनी बैठकर किसी के आकर उसे स्टेज तक लेके जाने का इंतज़ार कर रही थी। लेकिन जब लोग सोनी को लेने के लिए आए, सोनी पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसने अपने मेकअप को बहुत ही गंदे तरीके से बिगाड़ दिया था और सोनी से पूछने पर सोनी ने कहा उसने कुछ भी नहीं किया है।
लोगों ने इन बातों पर भी ध्यान नहीं दिया और सोनी का मेकअप जैसे तैसे ठीक करके उसे वहाँ रिसेप्शन में लेकर चले गए। वहाँ पर भी कई सारी अजीब अजीब घटनाएं होती रहीं, लेकिन किसी ने भी उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। अगले दिन रस्म थी सोनी के हाथ से पहली रसोई बनवाने की। सोनी ने कहा, मुझे बहुत अच्छा खाना बनाने आता है और आप सारे रिश्तेदारों को बुला लीजिए। सारी तैयारी मैं खुद अकेले करूँगी, कोई मेरी मदद नहीं करेगा। मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। ये बात सुनते ही सोनी की सास काफ़ी खुश हो गई और सोनी के ससुर ने, सास ने, पति ने, सब ने उसको पैसे दिए और कहा, तुम्हें मार्केट जाकर जो चीज़ें लानी है तुम खुद ला सकती हो। क्योंकि सोनी ने ही कहा था, मुझे किसी से कोई मदद नहीं चाहिए, यहाँ तक कि मैं सामान भी अपने हिसाब से ही लेकर आना चाहती हूँ। सोनी जब मार्केट गई थी तो उसके साथ रिश्तेदारों में से 2 बच्चे मार्केट भी गए थे। सोनी ने जो जो चीज़ें खरीदनी थी वो चीज़ें खरीद कर लेकर वो समय से घर पर आ गई थी। अब वो किचन में काफ़ी देर से लगी हुई थी। लोगों को किचन से अलग अलग तरह की खुशबू आ रही थी। अब बारी थी सबके टेबल पर आकर बैठने की। सब टेबल पर आकर बैठ गए और सब खाना लगने का इंतज़ार करने लगे। थोड़ी ही देर में सोनी ने लाकर खाना परोसना शुरू किया। वो परिवार में कोई भी नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाता था, लेकिन सोनी ने नॉनवेज ही बनाया था। क्यों, कैसे, ये किसी को नहीं पता, क्योंकि ना तो सोनी के परिवार में नॉनवेज कभी किसी ने खाया था, ना बनाया था और ना ही छुआ था। तो सोनी ऐसा कैसे कर रही थी? और तो और जब उसने नॉनवेज सबके सामने रखा और लोगों ने इस बात पर गुस्सा जाहिर किया, उस पर सोनी भी सब पर भड़क कर बोलने लगी, जिसको खाना है खाओ, नहीं खाना है यहाँ से चले जाओ, मुझे खाना था इसलिए मैंने बनाया। सोनी के पति ने उससे पूछा भी कि तुम अगर नॉनवेज खाती भी हो तो तुम घर के बाहर खाओ, यहाँ पर इस तरह मेहमानों के सामने, रिश्तेदारों के सामने ऐसी हरकत करके हम सबकी बेइज्जती करवाने का क्या मतलब है? लेकिन सोनी किसी के किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दे रही थी और वो वहाँ अकेले ही बैठकर नॉनवेज दोनों हाथों से खाने लगी। पूरा नॉनवेज अकेले खाने के बाद सोनी अब गुस्से से उठकर अपने कमरे में चली गई और उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। पति, सास और ससुर तीनों के लगातार दरवाज़ा बजाने के बाद भी सोनी ने दरवाज़ा नहीं खोला। लेकिन पति ने, सास ने, ससुर ने, तीनों ने इस बात को संभालते हुए कहा, उसकी तबीयत खराब हो गई है इसलिए वो आराम कर रही है। आज की रात गौरव अपने कमरे से पूरी रात बाहर था और बार बार उसे रात को सोनी के कमरे से अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, हंसने की, बोलने की, बातें करने की। लेकिन गौरव कुछ भी नहीं बोल रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अगली सुबह जब गौरव की नींद खुली तो उसने सोनी के कमरे में जाकर देखा, सोनी ठीक तो है ना? लेकिन सोनी वहाँ पर थी ही नहीं। और जब बहुत देर तक गौरव ने सोनी को ढूंढने की कोशिश की, आखिरकार सोनी घर के बाहर से कहीं से भागती हुई, हांफती हुई, डरती हुई आकर उसके बाहों में गिरी और बेहोश हो गई। बहुत देर तक सोनी को होश नहीं आया। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने चेक किया और बताया कि रात भर नींद ना होने की वजह से इनकी ऐसी हालत हो गई है। फिर डॉक्टर ने अपने हिसाब से इंजेक्शन दिया और वो वहाँ से चले गए। कुछ देर में सोनी को होश आ गया और जब सोनी से सवाल किया गया कि वो रात भर कहाँ थी, किसके साथ थी, सोनी ने किसी भी जवाब को देने से साफ साफ इनकार कर दिया और सोनी की अजीब अजीब सी हरकतें बढ़ती ही जा रही थीं। वो बार बार घर से गायब हो जाया करती और वो जब भी आती उसके शरीर पर
पेड़ से लिपटने चिपटने के कुछ टुकड़े, कुछ निशान हमेशा मिलते थे। ये बात घर वालों को काफ़ी अजीब लग रही थी। अब गौरव के परिवार वालों का सब्र टूट चुका था। उन लोगों ने गौरव को समझाना शुरू किया कि तुम इसको छोड़ दो, वैसे भी ये लड़की सही नहीं लग रही है, इसके जो लक्षण हैं ऐसी किसी भी अच्छे घर की लड़की के लक्षण नहीं होते हैं बेटा, इसको छोड़ दो। लेकिन गौरव सोनी को छोड़ने को तैयार नहीं था और धीरे धीरे अब सोनी की हरकतें काफ़ी अग्रेसिव होती जा रही थी। वो बात बात पर चिढ़ती थी, चिल्लाती थी और तो और उसने गौरव पर हाथ भी उठाया था। उसने 2 बार गौरव को झटका देकर ऐसे उठाकर फेंका था जो कि एक औरत के लिए कभी भी मुमकिन ही नहीं है। ये सारी बातें गौरव को काफ़ी अजीब लगने लगी। गौरव अब थक हार कर अपने पंडित जी के पास पहुंचा, उनके पास जिन्होंने इन दोनों की शादी कराई थी। लेकिन उन्होंने किसी भी बात को बताने से साफ साफ इनकार कर दिया। गौरव के बहुत देर तक जोर देने के बाद और पूछने के बाद उन्होंने सोनी के मांगलिक दोष के बारे में उन सबको बता दिया। और ये बात सुनते ही गौरव ने तुरंत कहा कि अगर ऐसा है तो उसके साथ जो ये हरकतें हो रही हैं क्या वो उसी वजह से हो रही हैं। पंडित जी ने कहा हो सकता है, क्योंकि जिस मुहूर्त में हमें शादी संपन्न करनी थी उस मुहूर्त से वो काल एक अशुभ काल में बदल चुका था। उस शादी के वक्त मैंने उस समय उस वक्त पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन शादी संपन्न करने के बाद जब मैं अगले दिन पूजा करने के लिए बैठा था तब मुझे इस बात का पता चला। और तो और वो पूजा भी मैं संपन्न नहीं कर पाया। मैंने ये बात सोनी के माता पिता को बताने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरे इस बात से साफ साफ इनकार कर दिया और कहा कि इस बारे में मैं सोनी या तुम्हारे पूरे परिवार को बिल्कुल पता ना चलने दूँ। ये बात सुनते ही गौरव ने कहा पंडित जी अगर ऐसा है और आपको पता है कोई मुश्किल है तो उस चीज़ का निवारण भी तो आप ही करेंगे ना। पंडित जी ने कहा हाँ हाँ बेटा मैं ही करूँगा, मैं नहीं करूँगा तो और कौन करेगा, तुम उसके लिए बिल्कुल चिंता मत करो। मैं फिर से वो पूजा करने की कोशिश करता हूँ और क्या होगा ये मैं तुम्हें बताता हूँ। ये बात सुनकर गौरव वहाँ से चला गया और अगले दिन पंडित जी से वो मिलकर पता करने वाला था कि वो पूजा संपन्न हुई या नहीं हुई। लेकिन जब गौरव अगले दिन पंडित जी के पास पहुंचा तो उसको पंडित जी की लाश वहां पर पड़ी हुई मिली। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो गया और तो और अब वो इन चीज़ों में किससे सलाह लेगा और किसकी मदद से इस दोष का निवारण कर पाएगा। गौरव ने थक हार कर अब अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ये बात बता दी। आखिरकार उसके घर में एक ऐसी बुजुर्ग दादी थी जिनको इन सारी बातों में काफ़ी जानकारी थी। उन्होंने कहा उनके एक गुरुजी हैं जिनसे कि वो गुरुमुख हुई हैं। उनको इन सारी बातों में इतनी जानकारी है कि वो इन चीज़ों का निवारण तुरंत ही कर देंगे। ये बात सुनते ही गौरव ने और उसके माता पिता ने तुरंत उन दादी माँ से कहा अगर ऐसा है तो हमें उनके पास आज के आज लेकर चलिए। वो दादी माँ भी बात को अच्छे से समझ रही थीं और जैसे जैसे दिन बीतता जाता सब पर संकट बढ़ता जा रहा था, इसलिए वो तुरंत ही गौरव और उसके माता पिता को लेकर अपने गुरुजी के पास पहुंच गई। गुरुजी को सारी बातें बताने के बाद उन्होंने कहा अगर ऐसा सच में है कि शादी के वक्त शुभ मुहूर्त निकलकर अशुभ मुहूर्त आ गया है तो ये बहुत गलत बात है। इसका मतलब कुछ ना कुछ गलत तो उस शादी में हो चुका है। अब ये चीज़ मुझे देखकर पता करनी पड़ेगी, तभी मैं उन चीज़ों का निवारण कर सकता हूँ। मुझे उस पीपल के पेड़ के पास ले चलो। और गौरव ने ये बात सोनी के परिवार वालों को भी बता दी थी और उनके बताए मुताबिक वो उस पेड़ के पास पहुंच गए। वहाँ पर गुरुजी
पहुंचकर ध्यान लगाने लगे। उन्होंने थोड़ी ही देर तक ध्यान लगाने के बाद कहा, मुझे संकट का पता चल गया है। इसका निवारण करने के लिए हमें एक पूजा और हवन करना पड़ेगा, क्योंकि इस पेड़ पर एक प्रेत का वास था और उस अशुभ मुहूर्त होने के वजह से जैसे जैसे सोनी ने फेरे लिए उसकी शादी उस प्रेत से हो गई है। ये बात सुनते ही वहाँ खड़े सारे लोग डर चुके थे और अब ये बात कहीं ना कहीं गौरव को भी डरा रही थी, जो कि अभी तक अपनी हिम्मत बांधे हुए था। आखिरकार गुरुजी ने एक दिन तय किया और उस दिन पर उन्होंने वहाँ पर जो जो सामग्री की आवश्यकता उन्हें थी वो उन्होंने गौरव से बोलकर मंगा ली और पूजा प्रारंभ की। पूजा काफ़ी देर तक चलती रही और उस पूजा में काफ़ी सारी मुश्किलें भी आईं, क्योंकि उस पेड़ के नीचे ही बैठकर हवन और पूजा विधि संपन्न करनी थी। लेकिन उस पूजा विधि को करना वहाँ पर काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि वो प्रेत उस पूजा को पूरा किसी भी हालत में होने नहीं देना चाहता था। फिर भी पंडित जी ने उस पूजा को संपन्न किया और उस आत्मा को मुक्ति दिलाई। आज गौरव और सोनी अपनी एक अच्छी वैवाहिक जीवन बिता रहे हैं। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके पास अगर आपकी ऐसी कोई कहानी हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं और हमारी इन कहानियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए लेती हूँ अलविदा। फिर वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।